नमस्कार दोस्तों, साहित्य सागर अकादमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सब संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत प्रत्याहार का अध्ययन करेंगे। प्रत्याहार जो लोग व्याकरण पढ़े हैं कुछ न कुछ जानते ही होंगे, अवश्य जानते होंगे प्रत्याहार के बारे में, लेकिन आज हम प्रत्याहार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये शब्द जो प्रत्याहार है कैसे बना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका थोड़ा सा विच्छेद कर लेते हैं। प्रत्याहार प्रति उपसर्ग धन आंग धन हरिप धातु और घय प्रत्यय। कौन सा? घय प्रत्यय से यह प्रत्याहार हमारा बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है प्रत्यय बना है प्रत्याहार, और इसका अर्थ है संक्षेपीकरण। इसका अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण। कहीं कहीं संक्षेपीकरण भी देता है और संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? संक्षिप्तीकरण कह सकते हो। चुप रहो, उसको चुप रहो। संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं। अर्थात जब हम किसी जिनकी सहायता से कम वर्डों और शब्दों के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें कह लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। हम लोगों ने इसके पहले महाश्वर सूत्र पढ़ा है। अब अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया। अब हम लोग जैसे अपना नाम लेते हैं, अगर दो शब्दों का नाम है तो पहले शब्द का पहला अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर लेकर के हम लोग उसको एक संक्षिप्त बना लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मान लीजिए हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन शॉर्ट में उसको संक्षिप्त में क्या कहते हैं? यूपी कह देते हैं। या ऐसे करके उत्तर प्रदेश लिखना है तो ऐसे करके उ और प्रा इस तरह करके लिखा होता है। यही हमारा समझ लीजिए ये प्रत्याहार हो गया। अब प्रत्याहार बनाने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है और महर्षि पाणिनि ने, क्योंकि इतने बड़े विद्वान थे, महर्षि पाणिनि को वैसे भी कम ही आता था, लेकिन बाद में उनको जब कम अपने क्लास में सभी बच्चों से कमज़ोर थे और उन्होंने उसी कमजोरी को दूर करने के लिए से बहुत अध्ययन किया और तपस्या भी की, और जिसके फलस्वरूप उन्होंने शिव तांडव के समय भगवान शिव के डमरू से निकलने वाले जो ध्वनि थी उन ध्वनियों को एकत्र करके संग्रहित करके उन्होंने इस माहेश्वर सूत्र में पिरो दिया था। तो इसी के माध्यम से हमको प्रत्याहार पढ़ना है। अब जैसे प्रत्याहार में हम जब भी पढ़ना शुरू करेंगे उसके लिए एक सूत्र है, हम सूत्र यहाँ लिख दे रहे हैं। सूत्र है आदि आदिरंतेन सहेता। यह एक सूत्र है। इसका हम थोड़ा विच्छेद कर दे रहे हैं। यह हो गया आदि आदि अंतेन सह और इटा, ये है। अब जैसे आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है। अंतेन मतलब अंत का होता है। सह माने साथ होता है और इटा माने जो इस माहेश्वर सूत्र में इत वर्ण है, यानी कि जो अंतिम वर्ण है माहेश्वर सूत्र में, इनको ही क्या कहा गया है? इत कहा गया है। तो यहाँ पर जब कोई भी आदि वर्ण, यानी ये सभी क्या है? आदि ही है। आदि का मतलब हम प्रत्याहार यहाँ से भी प्रारंभ कर सकते हैं, यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं, यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं, कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो जिस अक्षर से हम प्रारंभ करेंगे उसे अंत आदि कहेंगे। आदि अंतेन सह, यानी कि आदि यानी प्रारंभ का और अंतेन सह सह इता, और अंत के जो इत वर्ण है, यानी कि जो इत संज्ञक वर्ण है उनके साथ जो मध्य वर्ण रहेगा, यानी आदि से लेकर के और इसके अंत तक मध्य में जो वर्ण रहेगा उसी को मिला करके प्रत्याहार बनता है। जैसे मान लीजिए हमको अक लिखना है। जैसे अगर हमको अक लिखना है, हमने लिख दिया अक। अब अंग्रेजी में और हिंदी में ही अंतर है, और संस्कृत में तो बहुत सरल है। जैसे कोई भी अंग्रेजी का विद्यार्थी हो,
वो कहे कि चलिए भाई हमें अंग्रेजी की वर्णमाला सुनाते हैं, तो वो पूरा पढ़ेगा ABCD लेकर के। लेकिन हमको क्या कहेंगे, हमको कहेंगे भैया आप संस्कृत का वर्णमाला बताइए, तो हम भी कह देंगे अल। क्या कह देंगे? अल कह देंगे। आ से लेकर के इस ला तक हमने कह दिया, पूरी वर्णमाला हमारी हो गई। तो ये तो बहुत सरल है, हैं? तो ये बहुत सरल है। और प्रत्याहार, जब हम प्रत्याहार बनाते समय यही ध्यान देना है कि जैसे ये पहला, इसको आदि वर्ण कहते हैं, यहाँ से लेकर के ये जो इत संज्ञक वर्ण है इसके बीच में इसको छोड़ना नहीं है। इसको भी गिनेंगे, जब प्रत्याहार गिनेंगे, वर्ण गिनेंगे तो 1 2 3 और इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन यह है कि यहाँ से शुरू करके इसके बीच में, इस इत संज्ञक वर्ण के बीच में आने वाले जितने वर्ण हैं इन्हीं को मिला करके क्या हो जाता है? प्रत्याहार बनता है। जैसे अगर हमको कहा जाए अक बनाइए तो हम क्या करेंगे? या अक छोड़िए, यहाँ पर हम जैसे अड़ लिख दे रहे हैं, अड़ बनाना है, अड़ प्रत्याहार। तो कैसे बनाएंगे? हम इसी आ को ले करके और रा के बीच में आने वाले ये सब वर्ण 1 2 3 इन सबको अ ई और उ, ये हमारा अड़ प्रत्याहार बन गया। तो इसी प्रक्रिया से हमें यह प्रत्याहार बनाना है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखें, संस्कृत व्याकरण में ये सूत्र समझ में आ गया? आगे देखिए, संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों की कुल संख्या, कितनी है? 42 है। 42 है। और जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये 42 वर्ण भी यही आते हैं और इन्हीं के माध्यम से 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो अच जो है, आ से लेकर के अगर हम चा लिख रहे हैं, अच लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम लिख दिए अच, अब अच लिख दिए तो अच में सभी स्वर आ जाते हैं, ठीक, जिसमें 9 स्वर। और बाकी अच यहाँ तक हो गया, बाकी हाथ से लेकर के ला तक। अब हाथ से लेकर के जब हल प्रत्याहार हम बनाएंगे तो इसमें सारे व्यंजन आ जाते हैं। व्यंजन जो कितने हैं? 33। इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है? कुल मिलाकर के 42 वर्ण बनता है। और इन्हीं 42 वर्णों के आधार पर 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है महर्षि पाणिनि ने। अब व्याकरण में आगे के व्याकरण पढ़ने के लिए सबसे जरूरी तो यही है। अगर हम लोग संधि पढ़ते हैं तो संधि में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जैसे मान लीजिए प्रत्याहार फिर बनाने के लिए आ जाए, हम लोग अगर अच बनाए, इसमें सभी स्वर आ गए, तो अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो जरा लिखिए। जैसे अच हमको बनाना है तो हम लिखेंगे आ ई उ। ड़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि ड़ा जो है इत संज्ञक है और उसकी गणना हम प्रत्याहार में नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरे सूत्र का 2 अड़, री हो गया, का की गणना नहीं करेंगे। उसके बाद ए ओ, जो अंगा दिया गया है, इसकी गणना हम नहीं करेंगे। और उसके बाद आ गया आए औ। ये हो गया हमारा अच प्रत्याहार। इसी तरह से हम चाहे जो, और ये जो सूत्र दिया गया था आदिरंतेन सहेनता, उसके आधार पर हम आ से भी शुरू कर सकते हैं, ई से भी शुरू कर सकते हैं और उ से भी किसी भी वर्ण से यहाँ पर हम शुरू कर सकते हैं। तो जहाँ से शुरू करेंगे वही आदि वर्ण कहलाएगा। और जहाँ तक हमको प्रत्याहार बनाना है और उस जैसे माँ तक हमको बनाना है, तो जहाँ से शुरू करेंगे तो उसके बीच में आने वाले जितने वर्ण हैं वही मिला करके क्या बन जाते हैं? प्रत्याहार बन जाते हैं। अब एक एक पॉइंट का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे ये हो गया अच का, इसमें 9 स्वर आते हैं और व्यंजन में सभी व्यंजन आ जाते हैं जो 33 जन हैं। थोड़ा सा एक एक पॉइंट हम और पढ़ते हैं।
ये तो हो गया अच का। उसके बाद यहाँ अच तक हम लोगों ने स्वर पढ़ लिया, ये प्रत्याहार। उसके बाद हल हमने बताया, ये व्यंजन आ गए। और इसी में से कुछ सवाल ये पूछेगा कि जरा बताइए कि इसमें आज जैसे अक दे दिया या अड़ दे दिया, और कहेगा इसमें आदि वर्ण क्या है, जरा बताइए। प्रश्न ऐसे पूछता है यूपी टेट में, सी टेट में कि अक में आदि वर्ण क्या है, तो आदि वर्ण क्या रहेगा, आ रहेगा। मान लीजिए एच पूछ लिया, एच में कह देगा कि ए जो है आदि वर्ण है कि नहीं है, या ऐसे भी पूछ सकता है आदि वर्ण इसमें से कौन है। और इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये तो एच हो गया। उसके बाद देखिए जो ये 9वां सूत्र है, सभी सूत्रों का हमने एक बार गणना, इसके पहले जो कक्षा हम लोगों ने पढ़ा उसमें हमने बताया था सबका क्रम था कैसे उल्टे होते आते हैं। और उसके बाद यहां से आइए 7वें सूत्र से। अब 7वें सूत्र में जो 7वां सूत्र दिया गया है, यह सूत्र जो है यह मंगणनम यानी कि वर्ग का ये पंचम वर्ण है। और उसके बाद जो जैसे अगर मान लीजिए हमको झस प्रत्याहार बनाना है, ये जैसे अगर मान लीजिए ये वाला झस प्रत्याहार बनाना है, तो इसमें झ भ घ ढ ध यानी कि वर्ग का चौथा वर्ण, कौन सा, वर्ग का चतुर्थ वर्ण आता है। इसमें वर्ग का चतुर्थ वर्ण आएगा। इसमें कौन कौन से आएंगे, झ भ, या की गणना होगी नहीं। उसके बाद घ घ ढ ध, क्योंकि ये सा जो है इस संज्ञक है इसलिए इसकी भी गणना नहीं करेंगे। सूत्र का जो अंतिम वर्ण है सभी क्या हैं, इस संज्ञक हैं, उनकी गणना हम प्रत्याहार में नहीं करते हैं। उसके बाद ये हो गया। 10वें पर आइए। 10वां जो है ये जस, जब हम लोग जस प्रत्याहार बनाएंगे, ये जस प्रत्याहार बनाएंगे तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें अपने वर्ग का तृतीय वर्ण आएगा, जो ज ब ग ड और द ये आएंगे। अब जरा इसमें देखिए, ये जा जो है चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, बा जो है पावर का तृतीय वर्ण है, गा का वर्ग का तृतीय वर्ण है, डा टा वर्ग का तृतीय वर्ण है, और द ये ता वर्ग का तृतीय वर्ण है। उसके बाद ये इसी तरह से हम लोग प्रत्याहार बनाएंगे। कहीं से भी अगर पूछ लेता है तो हमको उसी सूत्र का जो आदि वर्ण रहेगा उस आदि वर्ण को लिखेंगे, और अंत में जो इत संज्ञक रहेगा उसके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे उन्हीं को मिला करके हम आसानी से प्रत्याहार बना सकते हैं। व्याकरण में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और कहीं से भी ये वर्ण शुरू हो सकते हैं, प्रत्याहार कहीं से भी ये शुरू हो सकता है। और जैसे हमको अगर मान लीजिए चय अगर प्रत्याहार बनाना है, चय प्रत्याहार बनाएंगे तो देखिए इसी तरह से पूछता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया कि वर्ग का तृतीय वर्ण जो है किस सूत्र में आता है, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, ये ज ब ग ड द श इसमें। या ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्ग का तृतीय वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ऐसे सवाल पूछता है। या पूछ लिया झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, या ऐसे भी पूछ लेगा वर्ग का चतुर्थ वर्ण जो है किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अगर हमें यह प्रक्रिया पता रहेगी तो हम आसानी से उस सवाल का उत्तर बता सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको चय प्रत्याहार लिखना है। अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, चा से शुरू करेंगे। जैसे हमको मान लीजिए अगर चय प्रत्याहार शुरू करना है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ चा से लेकर के। तो चा ट त इसको तो लिखेंगे नहीं, ये संज्ञक है, इसको भी नहीं लिखेंगे। और आना कहाँ तक है, हमें यहाँ से लेकर के चा से लेकर के, चूंकि देखिए हलंत में या है, यहीं तक आना है हमको। चा से लेकर के और या के बीच तक का वर्ण हमको लिखना है, और जो आदि वर्ण रहेगा उसे भी लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लिखे चा, उसके बाद क्या है, यहाँ लिख दिया चा, उसके बाद टा आ गया,
उसके बाद ता लिख दिए। उसके बाद दूसरे सूत्र पर आ जाइए, यहाँ आ गया क और उसके बाद पा। या तो लिखेंगे ना ये हलंत में, यानी कि इत्संज्ञक वर्ण है। अब एक चीज इसमें सवाल पूछेगा कि ये जो चय प्रत्याहार में किस वर्ग का कौन सा अक्षर आता है। तो यह चय प्रत्याहार में अपने अपने वर्ग का, यानी कि अपने अपने जो अपने अपने वर्ग के हैं, अपने अपने वर्ग का यह प्रथम वर्ण है। कौन सा? प्रथम वर्ण है। चा अपने वर्ग का पहला वर्ण है, प्रथम वर्ण है। टा अपने वर्ग का, ता अपने वर्ग का, का अपने वर्ग का और पा अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है। ऐसे सवाल पूछता है, प्रश्न जो है ऐसे ही पूछता है। हमें बड़ी ही आसानी से, अगर ये पता होगा तो हम बड़ी आसानी से सवाल का उत्तर दे सकते हैं और हमारा एक नंबर पक्का हो सकता है। और जैसे मान लीजिए अगर ये एक और पूछता है, यहाँ पर आ जाइए, अगर वह पूछ ले कि जैसे सल प्रत्याहार, यहाँ बनाइए सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में यहाँ से लेकर के हमको ला तक लिखना है। अब इसकी एक खास बात है, वो कहेगा कि सल प्रत्याहार अथवा संस्कृत मास्टर सूत्रों में जो ऊष्म व्यंजन है उनके वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो हमको उत्तर क्या देना है? सल। तुरंत ही बता देना है। जैसे सल में यहां से शुरू करिए, सा ये हो गया तालब मूर्धन्य सा, ये दंती सा और ये उसके बाद हा। अब ये जो चार वर्ण हैं, ये चारों वर्ण क्या हैं? ये सभी क्या हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। क्या हैं? ऊष्म व्यंजन। ये सभी ऊष्म व्यंजन हैं। और एक चीज में और ध्यान देंगे, यहाँ जो पांचवा और छठवां है यह भी पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन जो है किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? ये जैसे ये पूछेगा यहाँ, अब अंतस्थ हमको लिखना है तो या से लेकर के ड़ा तक, यानी कि यण प्रत्याहार। ये प्रश्न पूछ लेगा कि अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो हमको क्या बताना है? यण बताना है। जैसे अब यहां से लिखिए या, उसके बाद वा है, वा रा, टा हलंत में, यानी कि इस संज्ञक इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये हमारा ला आ जाएगा। उसके बाद ला के बाद ड़ा भी क्या है? ये इत संज्ञक है, इसलिए उसकी गणना हम नहीं करेंगे। अब इसकी खास बात क्या है कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत ये चारों अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, चार अंतस्थ व्यंजन। अब यूपी टेट या सी टेट इस तरह की जो पैटर्न है वो बदल चुका है और उसमें सवाल दूसरे हिसाब से पूछता है। अब ऐसे सीधे नहीं पूछता है कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब उसमें थोड़ी सी गहराई में जा करके वह पूछेगा कि ऊष्म व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, या ये झस वर्ग का तृतीय वर्ण जो है किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ऐसे सवाल बनने लगे हैं। तो इस सवाल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे जहां से भी प्रत्याहार बनाने के लिए आ जाए हमें तुरंत उसका उत्तर दे देना है। ये जानना है कि थोड़ा सा रिवीजन हम करेंगे, रिपीट करेंगे कि प्रत्याहार, उसके लिए एक सूत्र है आदिरंतेन सहेता, अर्थात जो आदि वर्ण है उस आदि वर्ण का जो इत संज्ञक है उसके साथ जब हम दोनों को जोड़ेंगे या एक साथ गिनेंगे तो उसी के क्रम में प्रत्याहार बनेगा। और प्रत्याहार जो या ऐसे भी सवाल पूछ लेता है कि झस प्रत्याहार में कितने सूत्र आते हैं, कितने सूत्र आते हैं। तो झस प्रत्याहार देखिए यहाँ पर 2 सूत्र हैं। अगर पूछ लेगा जस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने सूत्र आते हैं, वर्ण नहीं सूत्र की बात कर रहा है, तो जस के अंतर्गत एक सूत्र आता है। अगर पूछेगा चय प्रत्याहार के अंतर्गत कौन मतलब कितने सूत्र आते हैं, तो वो भी कुल मिलाकर के 2। शल में कितने आते हैं? 2, यानी 2 सूत्र। और या जो अंतस्थ व्यंजन है यानी यण प्रत्याहार में कितने सूत्र आते हैं उसमें भी बता देंगे 2। अगर पूछेगा अच प्रत्याहार में कितने सूत्र आते हैं, अगर मान लीजिए हम लिख दिए अच में, तो यहाँ से आ ई उ, उसके बाद एक हो गया
उसके बाद री और उसके 2 हो गया ये। तीसरा ए ओ और ऐ औ। ये कुल मिलाकर एक ये 1 2 3 4, यानी कि 4 सूत्र इसमें आते हैं। इसमें कितने सूत्र आते हैं? 4 सूत्र आते हैं। तो यह प्रक्रिया है प्रत्याहार बनाने की। व्याकरण में जब हम संधि पढ़ेंगे उसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रत्याहार के इस क्लास में जो चीज़ें अगर समझ में नहीं आई हों तो उनको बता सकते हैं, पुनः पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी है, क्वालिटी कैसी है वीडियो की, उसको ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद हम अगली कक्षा फिर लाएंगे और यह कक्षा लगातार चलती रहेगी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।